हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने देखा कि श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की। ये वंश भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल के रूप में जाना गया। इसका वंश इस समय को गुप्त काल को, क्योंकि मौर्य काल के बाद गुप्त काल तक कई विदेशी जातियां जिन्होंने भारत पर आक्रमण किए थे, भारत की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार रहे। लेकिन गुप्त काल के आने के बाद, गुप्त वंश के आने के बाद भारतीय राजनीति जो बिखर चुकी थी दोबारा से एकत्रित होने लगी। गुप्त राजाओं में श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, ऐसे कई गुप्त राजा थे जिन्होंने गुप्त वंश को आगे बढ़ाया और भारत के संपूर्ण क्षेत्र पर, जैसा आप देख सकते हैं, इस संपूर्ण क्षेत्र पर गुप्त वंश का ही अधिकार रहा। तो इस बारे में हम विस्तार से चर्चा पिछली वीडियो तक कर चुके थे। आज गुप्त वंश की कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियों और गुप्त समाज की हम चर्चा करने जा रहे हैं। गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां, जैसा आप देख सकते हैं, भारत के सांस्कृतिक इतिहास में गुप्त वंश का बहुत महत्व है। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। वैष्णव धर्म विष्णु के उपासना करने वाले, विष्णु के उपासकों को वैष्णव कहा जाता है और गुप्त राजा भी विष्णु की उपासना करते थे। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम ने तो वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी प्रोत्साहन दिया था। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम ने धर्म के अनुसार अश्वमेध यज्ञ भी करवाए। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फान भी भारत आया था। ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर का कि चीनी यात्री फान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। ध्यान रखना, यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य की बात नहीं हो रही है, ये गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात की जा रही है। उसके विवरणों से पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य सुशासित था, अपराध बहुत कम होते थे और प्रजा पर जो कर भार था वो भी कम था। आप सोचें, इस बात को समझें कि गुप्त साम्राज्य एक बेहतर साम्राज्य बनकर उभरा था। खुद चीनी यात्री फान ने इसका वर्णन किया। वो कहता है कि गुप्त साम्राज्य सुशासित था, यानी अच्छी तरह से वहां राजा के द्वारा शासन किया जाता था। प्रजाओं के ऊपर कर बहुत कम था, अपराध वहां बहुत कम थे, प्रजा खुशहाली में जीवन यापन कर रही थी। आप सोचिए कि जब एक विदेशी यात्री किसी राज्य के बारे में इन बातों का उल्लेख करता है तो वह राज्य कितना समृद्ध और कितना सुशासित रहा होगा। यहाँ की राजकाज की भाषा संस्कृत थी। वैदिक भाषा
वेदों में लिखी हुई भाषा, वेदों जो लिखे गए हैं, जिस भाषा में लिखे गए, संस्कृत भाषा में, उस भाषा का ही यहाँ पर इस्तेमाल होता था। कालिदास के द्वारा लिखित अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम जैसे महाकाव्य इसी काल में लिखे गए। शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिकम, विशाख दत्त के द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस और सुविख्यात कोशकार अमर सिंह का भी संबंध गुप्त काल से ही माना जाता है। यानी गुप्त काल के अंतर्गत कई बड़े बड़े ज्ञानी और विद्वान जन्म लिया। इन्होंने कई महाकाव्य, कई संस्कृत नाटक, कई पुस्तकों का लेखन किया। रामायण, महाभारत तथा मनु संहिता अपने वर्तमान रूप में गुप्त काल में ही आई थी। मतलब गुप्त काल के समय जो विद्वान हुए थे उन्होंने ही रामायण, महाभारत और मनु संहिता को वर्तमान स्वरूप में लेकर आए हैं। इस काल में ही आर्यभट्ट, बारामिहिर और ब्रह्मगुप्त जैसे गणितज्ञों का जन्म हुआ, जिन्होंने गणित तथा ज्योतिर्विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी काल में दशमलव प्रणाली का भी आविष्कार हुआ, जो गणित के क्षेत्र में विशेष महत्वपूर्ण साबित हुई, जो बाद में अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुंची। यानी दशमलव प्रणाली का आविष्कार भी गुप्त काल में ही हुआ था। उस काल की वास्तुकला अर्थात भवन निर्माण की कला, चित्रकला और धातु कला के प्रमाण झांसी और कानपुर के अवशेषों, अजंता की गुफाओं, दिल्ली में स्थित लोह स्तंभ, नालंदा में 80 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति और सुल्तानगंज में स्थित 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की प्रतिमा से मिलते हैं। आप सोचिए कि उस समय कलाओं का कितना विकास हुआ। दिल्ली में स्थित आज भी लोह स्तंभ दिल्ली के मेहरौली में स्थित है, जो आज भी जंग रहित है। अन्यथा लोहे पर वर्षा की क्रिया से, ताप से, तमाम अन्य बाहरी कारणों से उसमें जंग लगना प्रारंभ हो जाती है। लेकिन ये लोहे स्तंभ खुले में हैं, लेकिन आज तक ये जंग रहित है। तो सोचिए उस समय की धातु का ज्ञान कितना अधिक रहा। 80 फीट ऊंची तांबे की प्रतिमा बनाई है बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की। अजंता के अंतर्गत महात्मा बुद्ध के जीवन से लेकर मृत्यु तक की मूर्तियां दीवारों पर अंकित करवाई हैं, भित्ति चित्र बनवाए हैं। दीवारों को अगर देखेंगे उन गुफाओं पर, तो महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई तमाम बातों का उल्लेख किया गया है। तो कहने का आशय कि गुप्त काल उस समय अपने महत्वपूर्ण काल के रूप में जाना गया, सफलता के शिखर पर था और भारतीय इतिहास में इसने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुप्तकालीन समाज परंपरागत रूप से 4 वर्णों में विभक्त था। समाज में ब्राह्मण का स्थान सर्वोच्च था और उसके कार्य थे अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ और दान करना। वही वैदिक काल की भांति ही क्षत्रियों का कार्य राष्ट्र की रक्षा करना था, तो वैश्य का कार्य व्यापार और वाणिज्य करना। शूद्र सेवा प्रदाता थे, ये सेवा प्रदान करते थे। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के अलावा जितनी भी अन्य जातियां थीं, ये शूद्र जातियां थीं, जिनका काम था उपरोक्त तीनों जातियों की सेवा करना। गुप्त काल में जातियों के विषय में व्यवसाय का बंधन शिथिल होने लगा। अन्यथा पहले जो व्यवसाय हुआ करते थे वो जन्म के आधार पर हुआ करते थे। नाई के घर में जन्म लेने वाला बालक आगे चलकर नाई का ही कार्य करेगा।
कुम्हार के घर में जन्म लेने वाला बालक आगे चलकर कुम्हार का ही कार्य करेगा, लेकिन यहाँ पर ये व्यवसाय बंधन शिथिल होने लगे। फिर भी वर्णों का आधार गुण और कर्म ना होकर जन्म ही था। व्यवसायिक बंधन शिथिल हो गए, लेकिन वर्ण जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे वो जन्म के आधार पर ही सिद्ध होते थे। यानी ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाला बालक ब्राह्मण ही होगा, चाहे उसके कार्य शूद्र जैसे ही क्यों ना हो, लेकिन वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। स्त्रियों का समाज में स्थान महत्वपूर्ण था। धार्मिक कार्यों में पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य थी। स्त्रियों की शिक्षा का भी प्रचलन था, और सबसे बड़ी चीज पर्दा प्रथा नहीं थी। अन्यथा हिंदू समाजों के अंतर्गत कई समाजों में आज भी पर्दा प्रथा देखने को मिलती है, लेकिन गुप्त काल में पर्दा प्रथा नहीं थी। वैदिक दर्शन के अनुसार ही विवाह भी 8 प्रकार के थे। राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, देव विवाह, ऐसे 8 प्रकार के विवाह जो वैदिक दर्शन में देखने को मिलते हैं, गुप्त काल में भी देखे गए। यानी हम यूं कहें कि गुप्त काल पूरी तरह से वैदिक दर्शन के नियमों और सिद्धांतों पर ही आधारित था। आप इस डायग्राम को देखें, चित्र को देखें। समुद्रगुप्त के द्वारा एक स्वर्ण मुद्रा प्रचलित की गई थी। उसमें इस तरह से आकृतियां दर्शाई गई, जैसे हमारे वर्तमान में सिक्कों पर एक तरफ भारत सरकार अशोक स्तंभ या जो 4 सिंह हैं एक दूसरे से पीठ सटाए हुए, वो दिखाए जाते हैं। महात्मा गांधी की चित्र को दर्शाया जाता है। यहाँ पर इस तरह से आकृतियों को उकेरा जाता था। तो इस तरह से आज हमने गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियां और गुप्तकालीन समाज के बारे में अध्ययन किया। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। शेष चर्चाएं हम आगामी वीडियो में करते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।